आई एम वर्षा गुप्ता। बच्चों, दिवाली की इतनी लंबी छुट्टियों के बाद दोबारा आपका वेलकम है इस क्लास के अंदर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, आंकड़ों का संग्रह। और उसी के अंदर हमारा इससे पहले हमने प्रतिचयन की रीतियों के बारे में पढ़ा था, किस तरह से प्रतिचयन यादृच्छिक प्रतिचयन किया जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिचयन एवं अप्रतिचयन त्रुटियां। तो जो एरर्स आ जाते हैं, कई बार हम लोग जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। तो उन त्रुटियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं और वो त्रुटियां कहाँ तक एक्सेप्ट की जा सकती हैं, है ना। हर सारी त्रुटियों को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कहाँ तक, किस लेवल तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा है प्रतिचयन त्रुटियां। प्रतिदर्श का उद्देश्य समष्टि का आकलन करना होता है ना। प्रतिदर्श क्यों करते हैं, हम क्यों चयन करते हैं सैंपल, कि हम समग्र के बारे में, जो हमारा संपूर्ण एरिया है उसके बारे में हम डिसीजन ले सकें, उसका अनुमान लगा सकें कि हमारा समग्र कैसा होगा। प्रतिचयन त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन तथा समष्टि विशेष के वास्तविक मूल्य के बीच अंतर को प्रकट करती हैं, कि हमने जो वास्तविक मूल्य है वो क्या है, और जो हमने प्रतिदर्श यानी सैंपल लेकर के जो हमने मूल्य निकाला है उसमें और वास्तविक मूल्य में क्या अंतर है। जैसे औसत निकाला है, एक तो आपने समग्र का औसत निकालिए और एक आप कुछ प्रतिदर्श, कुछ सैंपल लेकर के उसका औसत निकालिए, तो दोनों में जो अंतर आएगा वही क्या कहलाती है, प्रतिचयन त्रुटियां कहलाती हैं। यह त्रुटि तब सामने आती है जब आप समष्टि से प्राप्त किए गए प्रतिदर्श का प्रेक्षण करते हैं। समष्टि के प्राचल का वास्तविक मूल्य और उसके आकलन के बीच अंतर ही प्रतिचयन त्रुटियां कहलाती हैं। बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप सभी लोग कि जो समष्टि क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, प्रतिचयन त्रुटि किसे कहते हैं, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे, समष्टि के प्राचल का वास्तविक मूल्य और उसके आकलन के बीच का अंतर ही प्रतिचयन त्रुटि कहलाती है। यदि प्रतिदर्श का आकार अधिक बड़ा हो तो प्रतिचयन त्रुटि के परिमाण को कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका मान लीजिए आपने 100 लोगों का कोई सर्वे किया है, तो सर्वे किया, अब उसके अंदर आपकी त्रुटि आएगी कि 100 लोगों का सर्वे करने के बाद और एक आप उसमें से 10 लोगों का सर्वे करेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस आएगा, दोनों का जो औसत आपने निकाला, 100 लोगों का औसत अलग आएगा और 10 लोगों का औसत अलग आएगा। तो इसमें क्या हो गया, प्रतिचयन में त्रुटि आ गई। लेकिन जैसे जैसे 100 के बजाय आप अगर 1000 लोगों पे सर्वे करते हो या 10,000 पे सर्वे करते हो, तो ये जो प्रतिचयन की त्रुटि है वो बिल्कुल कम होती चली जाती है। तो हम अपने जब प्रतिदर्श का आकार बढ़ा दें, है ना, जैसे जैसे प्रतिदर्श का आकार बढ़ता जाता है, यानी जो आपने सैंपल लिया है, जैसे 100 में से 10 लिए हैं, 1000 में से आप 100 ले लेंगे, या 10,000 में से 1000 ले लेंगे, या 5000 2000 ले लेंगे। तो जब प्रतिचयन का आकार बढ़ जाएगा, प्रतिदर्श जो आपने सैंपल्स लिए हैं उनका आकार जब बढ़ा देंगे, तो हमारी इस त्रुटि ये जो है वो कम होती चली जाती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाया गया है कि मणिपुर के अंदर 5 जो कृषक हैं उनकी आमदनी से इसको लिया गया है। तो देखिए, 5 लोगों की यहाँ पर आमदनी है, जो 5 कृषक थे उनकी आमदनी है 500, यानी 500, 550, 600, 650 और 700, है ना, ये इनकी आमदनी है। अब इस आमदनी का हम औसत अगर निकालते हैं तो इन पांचों की आमदनियों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद उसको हम 5 से विभाजित कर देंगे। तो विभाजित करने पर हमारा क्या आ रहा है, 600 आ रहा है। 600 का मतलब ये हो गया कि लगभग एक कृषक की जो औसत आमदनी है वो 600 रुपए है ना। तो 600 रुपए के आसपास, ये हम देख भी रहे हैं आंकड़ों के अंदर कि 600 रुपए के आसपास है। तो हम सबके एक अलग अलग, आप किसी की आमदनी बताओ तो उससे बेटर है कि हम ये बता देंगे कि हाँ भाई 600 रुपए लगभग औसत आमदनी इनकी है। लेकिन अगर आपने, अब जैसे ये तो आपने क्या किया, हर एक कृषक का आमदनी का सर्वे किया, लेकिन अगर आप ये अगर हमारे आंकड़े बड़े हों तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिदर्श का चयन करना पड़ता है ना। बहुत ज्यादा अगर आपका जो समग्र है वो बड़ा हो तो हमें प्रतिदर्श का चयन करना पड़ेगा। तो अब हम मान लेते हैं कि हम 2 व्यक्तियों का एक ऐसा प्रतिदर्श चुनते हैं जहां x के मूल्य 500 और 600 हैं। अब प्रतिदर्श का औसत क्या हो गया, 500 प्लस 600, है ना। उसको हमने डिवाइड कर दिया, किससे, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 हमने प्रतिदर्श चयन किए हैं। तो 1100 बटा 2, 550 हो गया। ठीक है, तो 550, अब देखिए प्रतिदर्श द्वारा जो औसत निकाला वो कितना आ रहा है, 550, और जो हमने समग्र का औसत निकाला वो कितना आ रहा था, 600। तो दोनों में कितने का अंतर देखा गया, 50 का अंतर देखा गया।
तो यहाँ आकलन की जो प्रतिचयन त्रुटि है वो कितनी है, 600 माइनस 50 बराबर 50 है। अब ये अगर हम प्रतिदर्श का आकार बढ़ा देते हैं तो ये त्रुटि हमारी कम होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अप्रतिचयन त्रुटियां। अप्रतिचयन त्रुटियां क्या होती हैं, देखिए अप्रतिचयन त्रुटियां प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक गंभीर होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिचयन त्रुटियों को बड़े आकार के प्रतिदर्श लेकर कम किया जा सकता है, पर अयादृच्छिक त्रुटियों को कम करना असंभव है, चाहे प्रतिदर्श का आकार बड़ा ही क्यों न रखा जाए। यहाँ तक कि जनगणना में भी अयादृच्छिक त्रुटि की संभावना हो सकती है। अयादृच्छिक त्रुटि के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है। अब देखिए, अयादृच्छिक का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर हम प्रतिदर्श का चयन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से सर्वे कर रहे हैं और हर इकाई, या तो हर इकाई से कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं कि अपनी इच्छा से इकाइयों का चयन कर रहे हैं, है ना। तो ये अयादृच्छिक प्रतिचयन हो गया। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो त्रुटि आती है, अयादृच्छिक में जो त्रुटियां आती हैं, उनको किसी भी तरह से दूर नहीं किया जा सकता। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यह अयादृच्छिक त्रुटियां होती क्या हैं और इनको हम क्यों दूर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कौन कौन सी हैं। पहली हमारी है आंकड़ा अर्जन में त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटियां गलत उत्तरों के रिकॉर्ड करने से पैदा होती हैं। मान लीजिए एक शिक्षक कक्षा के छात्रों से अध्यापक की मेज की लंबाई को मापने के लिए कहता है, तो छात्रों ने सब अपने अपने टेबल की लंबाई नापेंगे तो उनकी लंबाई में अंतर आएगा। क्यों अंतर आएगा? अब ये अंतर किस कारण से आ रहा है? या तो फीते में अंतर आ रहा है। फीते में मतलब कि बच्चों को नापना ही नहीं आ रहा, कोई नंबर 1 से लेकर के नाप रहा है, कोई 0 से लेकर के नाप रहा है, और किसी कोई टेढ़ा नाप रहा है और कोई सीधा रख के नाप रहा है, तो सबको अलग अलग आ रहा है। नंबर दूसरा आता है छात्रों की लापरवाही। कई छात्र क्या होंगे, लापरवाही से मापेंगे ही नहीं और उनके पास वाले ने जो भी नापा है उसी को बता देंगे, तो ये अंतर भी हो सकता है। इस प्रकार से तो हम संतरों की कीमत के बारे में अगर आंकड़े देखें, है ना, तो इसमें भी अंतर आ सकता है। कैसे आ सकता है कि अलग अलग दुकानों में, अलग अलग बाजारों में संतरे की कीमत भी अलग अलग होगी, उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनकी कीमतों में भी अंतर होगा। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम दूर नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर केवल औसत कीमत को ही लेते हैं। रिकॉर्ड करने में त्रुटियों की संभावना रहती है जब सर्वेक्षक या उत्तरदाता गलत आंकड़े रिकॉर्ड करता है या लिखता है ना। अब कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड आपने करा, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने बताया 31 नंबर, है ना, उसकी आयु 31 है और आपने जल्दीबाजी में उसको 13 लिख दिया, 13 लिख दिया। आपको इस बात का ध्यान नहीं है कि आपने वो गलत लिखा है, तो ये क्या हो गया, गलत रिकॉर्ड हो गया, है ना। इसी तरह नेक्स्ट है अनुत्तर संबंधी त्रुटियां। अनुत्तर संबंधी त्रुटियों की संभावना तब होती है जब साक्षात्कार प्रतिदर्श सूची में सूचीबद्ध उत्तरदाता से संपर्क नहीं स्थापित कर पाता। मतलब क्या हो रहा है इसमें कि साक्षात्कारकर्ता जो है ना, वो उत्तरदाता से जो उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो या प्रतिदर्श सूची का कोई व्यक्ति उत्तर देने से मना कर देता है, सही हमको उत्तर नहीं दे पा रहा, तो या जवाब ही नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे मामलों में प्रतिदर्श सर्वेक्षण को प्रतिनिधि प्रतिदर्श नहीं माना जा सकता। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रतिदर्श अभिनति। प्रतिदर्श अभिनति की संभावना तब होती है जब प्रतिचयन योजना ऐसी हो कि उसके अंतर्गत समष्टि के कुछ ऐसे सदस्यों के सम्मिलित होने की संभावना नहीं है जिन्हें प्रतिदर्श में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर हमारे 30 स्टूडेंट है ना। अब उस 30 में से हमने जो प्रतिदर्श का चयन किया वो क्या किया कि हमें 5 बच्चों को सेलेक्ट करना है या 6 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो आप हर 5वां बच्चा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। हर 5वां बच्चा आप सेलेक्ट करेंगे 30 में से, तो आपके 6 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आप अगर चाह रहे थे कि इन 6 बच्चों के अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आ जाएं, पर वो नहीं आ पा रहे क्योंकि आपने हर छठे बच्चे को इसमें हर 5वें बच्चे को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो क्या हो गया इसके अंदर कि जो सदस्य प्रतिदर्श में सम्मिलित होना चाहिए था, जब वो प्रतिदर्श में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो ऐसा प्रतिदर्श ये जो त्रुटि हो रही है वो क्या कहलाती है, प्रतिदर्श अभिनति कहलाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है सेंसस ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन।
राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सांख्यिकी आंकड़ों को संग्रहित, संसाधित तथा सारणीकृत करती हैं। इनमें से राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण, NSSO, है ना। इसको आपको याद रखना है, ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, CSO की फुल फॉर्म क्या है या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है। भारत का महापंजीकार, वाणिज्य, सतर्कता, सांख्यिकी निदेशालय तथा श्रम ब्यूरो आदि। अब देखिए आगे, सेंसस ऑफ इंडिया जनसंख्या संबंधी सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराती है। 1881 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना की जाती है। देश की आजादी के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई है। इन जनगणनाओं के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जैसे आकार, घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता, स्थानांतरण तथा जनसंख्या का ग्रामीण शहरी वितरण आदि। अब देखिए, आप जब जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करते हैं ना, तो उसमें हम उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। आपके घर में कितने सदस्य हैं, स्त्रियां कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, और इस आधार पर हम जनसंख्या का आकार, उनका घनत्व, साक्षरता और जो हमारे रोजगार प्राप्त हैं, वो सारी जानकारी हम इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। भारत में जनगणना केवल सांख्यिकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आंकड़ों का निर्वचन एवं विश्लेषक रोचक ढंग से किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के लिए की गई थी। अंडरलाइन करेंगे इसको और अपने नोट्स कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो आपका NSSO है, उसकी स्थापना क्यों की गई है? भारत सरकार के द्वारा की है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सर्वेक्षण करने के लिए की गई है ना। ये जो है ना, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर डिस्कस करता है, उसकी जानकारी प्रदान करता है। यह संगठन बारी बारी से निरंतर सर्वेक्षण करता रहता है। इस संगठन के सर्वेक्षण द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों एवं इसकी त्रैमासिक पत्रिका सर्वेक्षण में प्रकाशित किए जाते हैं। ये आंकड़े मूलतः सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर होते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन साक्षरता, विद्यालय नामांकन, शैक्षिक सेवाओं का समुपयोजन, रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रकों के उद्यमों, रुग्णता, मातृत्व, शिशु देखभाल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुपयोजन आदि पर भी अनुमानित आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर की आंकड़े उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण का 59वां क्रमिक सर्वेक्षण भूमि, पशुधन, कृषि जोत, कर्ज एवं निवेश के विषयों पर था। इसका 60वां क्रमिक सर्वेक्षण जनवरी-जून में रुग्णता और स्वास्थ्य रक्षा के विषय में था। साथ ही राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, फसल अनुमान आदि का भी आयोजन करता है। यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक से संबंधित संख्याओं के आकलन के लिए ग्रामीण और शहरी खुदरा कीमतों पर संग्रह भी करता है। ठीक है, सारांश इसका देखें। संख्याओं के रूप में व्यक्त किए गए आर्थिक तथ्य आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या और उसके कारणों को समझकर उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण करना है। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह सर्वेक्षण आयोजित करके किया जाता है। सर्वेक्षण के कई चरण होते हैं जिन्हें सावधानी पूर्वक नियोजित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो इन सांख्यिकी सर्वेक्षण आंकड़ों का संग्रह, संसाधन, सारणीकरण तथा प्रकाशन करती हैं। इनका प्रयोग द्वितीय आंकड़ों के रूप में किया जा सकता है। आंकड़ों के स्रोत का चुनाव और इनके संग्रह की विधा अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करती है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।